अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? क्या आपका बैंक अकाउंट है? क्या आपने रुपयों का पाकिस्तानी रुपए में बैंक अकाउंट रखा हुआ है, डॉलर में, पाउंड में या किस चीज़ में? आप उसमें क्या जमा कराते हैं? जिस चीज़ का अकाउंट है वही जमा कराते हैं ना। लेट्स से आप रुपए जमा कराते हैं और जब विड्रॉ करते हैं तो वही रुपए विड्रॉ करते हैं, और अगर डॉलर अकाउंट हो तो वही जमा और वही आपको निकालने पड़ेंगे। तो इसी तरह हमारी बॉडी भी कुछ चीज़ों का मजमूआ है और इसमें जो कुछ आप जमा करते रहेंगे वही चीज़ें आप अल्टीमेटली विड्रॉ कर सकेंगे, वही आप खर्च कर सकेंगे। आप जब सुबह उठते हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी आप में होती है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेट्स से आप जब उठते हैं तो फ्रेश उठते हैं ना। आप रात की नींद अगर पूरी ना लें तो फिर तो आपकी बॉडी और माइंड पूरा डिस्टर्ब रहता है, लेकिन अगर आपने नींद ली हो तो फ्रेश नहा धो के जब फ्रेश होते हैं तो आप में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अगर आप बुढ़ापे में नहीं है और उठक बैठक में आपको सुबह से ही तकलीफ शुरू नहीं हो जाती कि कहीं दर्द हो रही है, कहीं उठने में तकलीफ हो रही है, और इसी तरह फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी आप चाहे पॉजिटिवली यूज़ कर लें या नेगेटिवली यूज़ कर लें। नाज़रीन, ये बैंक अकाउंट शुरू में बिल्कुल खाली होता है। मैं उससे पहले हल्का सा तारफ़ करा दूँ कि आपके बैंक अकाउंट की तरह इसमें भी हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके 3 ही हिस्से हैं मेनली। ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड जो कुछ चीज़ों का मजमू है, यानी जिस तरह का अकाउंट आपने खोला है उसी तरह की चीज़ें डालनी पड़ेंगी, और आपकी स्पाइनल नर्व्स तीसरा हिस्सा। ब्रेन जो है, लेट्स टेक द ब्रेन फर्स्ट। जो आपका ब्रेन है, ये एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका खाली होता है, बिल्कुल उसकी स्लेट खाली होती है। उसमें जो कुछ आप भरेंगे वही कुछ पैदा होगा। लेट्स से एक आप ज़रा रिकॉल कीजिए, कोई एक बच्चा है या बड़ा है, वो हर वक्त नमाज़ें ही पढ़ता रहता है, हमेशा सच बोलता है, हमेशा अच्छी चीज़ें बातें करता है, हमेशा नेकियों की बातें करता है, और उसके मुकाबले में एक ऐसा लड़का है या जवान आदमी है जो हमेशा ही बुराई करता है, ग़ीबत करता है, झूठ बोलता है, चोरियां करता है, डाके डालता है। ये आदत की बात है। और ये कहाँ से शुरू हुई? पहले मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ, मैं रिमाइंड आपको करा दूँ कि ब्रेन में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें इतनी बड़ी मेमोरी है जो किसी भी नोन सुपर कंप्यूटर से भी बहुत बड़ी मेमोरी है, और इसमें वही चीज़ें आप अकाउंट में जमा कराते हैं जो बचपन में आपको सिखाई जाती हैं या बाद में आपको लाइक करते हैं। लेकिन देखिए, पहले एक 4 साल का साइकिल है। जब माँ बाप आप पैदा हुए तो माँ बाप ने आपको जो आदतें उनकी थी, बच्चा अनइंटेंशनली उनको बिल्कुल दुरुस्त समझते हुए उनको अडॉप्ट करता है। लेट्स से उसकी मिसाल क्या है कि एक मुसलमान का बच्चा हमेशा मुसलमान ही होगा, एक नमाजी का बच्चा आमतौर पे नमाजी ही निकलता है, क्रिश्चियन का बेटा क्रिश्चियन ही निकलेगा, क्योंकि उसने अनइंटेंशनली जो माँ बाप से सुना उसको सच समझा। जो उसने रिलीजन बाय चॉइस, हम 99% मुसलमान बाय बर्थ है, 1% है बाय चॉइस ओनली। तो उसमें जो चीज़ें 4 साल में आई, उसके बाद स्कूल गया, बच्चों ने, टीचर्स ने, कुछ दूसरे बच्चों ने क्यूरियोसिटी पैदा की, इसी तरह कॉलेज लाइफ आ गई, जो चीज़ें लाइक की, किसी ने स्मोकिंग लाइक की, किसी ने अच्छाई लाइक की, किसी ने और चीज़ें, लड़कियों से छेड़खानी लाइक की, किसी ने ये समझा कि मुझे सच ही बोलना है, किसी ने ये समझा कि हमेशा मुझे झूठ ही बोलना है और झूठ बोलने में ही राहत है, किसी ने ये समझा कि नहीं, सच के अलावा कोई चीज़ दूसरी ठीक नहीं है और हमें हमेशा सच ही बोलना है। ये साइकिल को 22-23 साल तक चलता रहता है और फाइनली एक माइंड सेट बन जाता है जो आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा ब्यूरोक्रेसी का एक माइंड सेट है। ब्यूरोक्रेसी जो कुछ करती है वो उनके अंदर जो चीज़ें भरी होती हैं, जो सीखते हैं, वो जो उन्होंने स्टैंडर्ड मुतय्यन किए होते हैं, ये माइंड सेट वो है। लेट्स से सच झूठ का, काम करने का, किसी चीज़ की तरफ मेहनत करने का, जो भी माइंड सेट बनता है उसके अगेंस्ट जो कुछ भी देखता है इंसान, जो कुछ भी सुनता है इंसान, जो कुछ भी किसी दूसरे को उसके साथ रिएक्शन के तौर पे जब एक्शन या रिएक्शन होता है तो उसमें क्यों गुस्सा आता है, वो इसलिए कि उस यार्ड स्टिक पे, उस स्टैंडर्ड पे, उस माइंड सेट पे दूसरा आदमी पूरा नहीं उतर रहा, और जब पूरा नहीं उतरता तो हमें गुस्सा आता है। और ये कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने दिमाग के
سب کانشیس مائنڈ کے میموری کے حصے میں اکاؤنٹ میں جمع کرائیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم فرام یور برتھ ٹل یور، جب تک آپ میچور نہیں ہوئے، 22-23 سال کی زندگی میں. اور اس کو جو عادتیں آپ نے ڈالیں، جو چیزیں اس میں درست سمجھی، جو لائکنگ کی، یہ کانشیس اور سب کانشیس مائنڈز آر ڈفرینٹ سفیئرز آف دا سیم مائنڈ. لیکن سب کانشیس مائنڈ آپ کو ارج اسی چیز کی اندر سے دیتا رہتا ہے جو آپ کا کانشیس مائنڈ ٹھیک محسوس کرتا ہے. یعنی بچپن میں اس نے محسوس کیا کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور مسلمانی ایک اچھا مذہب ہے. اس نے یہی دیکھا کہ اس کے ماں باپ نماز پڑھتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، تو اس کے یہی چیز اچھی ہے، دماغ میں محفوظ ہوتی گئی. بچہ بڑا ہوا، اسکول میں گیا، کالج میں گیا، اس کے ٹیچرز نے یہی پڑھایا کہ پڑھنا، محنت کرنا اچھی بات ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ بچہ، ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہماری فکس میموری میں ہوتی ہیں، اور سب کانشیس مائنڈ اندر سے ارج دیتا رہتا ہے ان چیزوں کی جو انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی کانشیس مائنڈ نے اڈاپٹ کی یا لائک کی. تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ یہ چیزیں جو دماغ میں آپ نے فیڈ کی، اچھائی یا برائی، لیٹ سے اچھی چیزیں اگر فیڈ کی تو اب ساری زندگی اندر سے سب کانشیس مائنڈ سے ارج ہمیشہ یہی آتی رہے گی کہ آپ اچھے کام کریں. وہ چیزیں جو اچھی سمجھی گئیں، جو آپ نے اس کے اندر فیڈ کی، اپنے اکاؤنٹ کے اندر، اپنی میموری کے اندر فیڈ کی، وہی چیزیں آپ کو اندر سے ارج دیتی رہیں گی. اور اگر آپ نے بری چیزیں فیڈ کی، لیٹ سے آپ نے سمجھا کہ اسموکنگ ایک اچھی چیز ہے، کالج لائف میں انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی کسی سے ہلکا سا غصہ ہوا، ہلکی سے ناراضگی ہوئی، ہلکی سی فکر محسوس ہوئی کہ وہ میری طرف مسکرا کے نہیں دیکھتی، چلو 2 کش لگا لیتے ہیں. اور ان انٹینشنلی میں آپ نے اڈاپٹ کی ہوئی عادت جب آپ میچور زندگی میں آئے تو آپ کو اندر سے ارج دینے لگی. اسی طرح وہ تمام بری عادتیں جو آپ نے وقتاً فوقتاً یا کسی کو دیکھ کے اڈاپٹ کی، یا آپ کو اپنی لائکنگ یا ڈس لائکنگ میں یا انٹینشنلی یا انٹینشنلی آپ نے لائک کی، وہ ساری عمر آپ کو ارج دیتی رہتی ہیں اندر سے. ٹھیک ہے، ایک اسموکر بہت ڈیفیکلٹی محسوس کرتا ہے اسموکنگ چھوڑنے میں، until unless he is too strong، اس کی ول پاور از ٹو اسٹرانگ، اور وہ اس کو چھوڑ دے یا اپنا علاج کرائے. ایک نشے کا عادی کو اپنی ول پاور مضبوط رکھتے ہوئے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. ایک ڈرنکر کو بہت مشکل ہوتی ہے، وہ اسی میں راحت محسوس کرتا ہے کہ وہ ڈرنک کیا کرے، اور جب وہ ڈرنک کرے گا تو اس کو راحت محسوس ہوگی. تو یہ آپ نے اکاؤنٹ جس طرح کا کھولا اپنے دماغ میں، سب کانشیس میں، وہ آپ کو اندر سے ارج دیتا رہے گا، آپ کو اڑاتا رہے گا. روزے رکھنے، رمضان کا مہینہ ہے، جن ماں باپ کی اچھی تربیت ہے وہ یہی ارج ہے، ان کی اچھی ارج آئے گی نا، اور جو بری عادت کے عادی ہیں ان کو بری ارج آئے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنا اکاؤنٹ، اپنے بچوں کا اکاؤنٹ بچپن سے آپ اس طرح کھولیں کہ اس میں اچھی چیزیں بھری ہوں، اس میں نیکیاں بھری ہوں، اس میں ان کی راحت کی چیزیں بھری ہوں، اس میں اس کی خوشی کی چیزیں بھری ہوں. ایک بچی ہے، وہ ہمیشہ اپنے ماضی میں الجھ کے کہ میرے ساتھ ہی ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. اور دوسری اس کے مقابلے میں وہ کیئر فری بچی ہے جس کو یہ سکھایا گیا کہ یہ زندگی اونچ نیچ کا مجموعہ ہے، یہ زندگی کی دوڑ دھوپ میں اونچائی بھی آئے گی، نیچے والی چیزیں بھی آئیں گی، مشکلیں بھی آئیں گی، آسانیاں بھی آئیں گی. اور وہ بچی جو کیئر فری مائنڈ رکھتی ہے، وہ جو ہر بندے کو محسوس ہوتے ہیں اچھے برے حالات پیش آتے ہیں، کیونکہ جس معاشرے میں رہتے ہیں اچھائی برائی تو سب کے ساتھ منسلک ہے نا، سب رشتوں کے ساتھ بھی منسلک ہے، زمانے کے ساتھ بھی منسلک ہے، کامیابیاں ناکامیاں سب کا مقدر بنتی ہیں. لیکن وہ بچی جو حساس بچی ہے اور جس نے یہ سیکھا کہ ہر بات پہ تو اس کو ہو جاتی ہے کہ میں نے تو الجھنے ہر بات پہ تو کہ یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی. اور وہ بچی جو کیئر فری ٹائپ ہے، کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ کامیابی مل جائے گی، اس دفعہ ناسی ٹو ہیل ود دیم، اگر میرے ساتھ کسی نے برا کیا ہے میں اپنے آپ کو کیوں نقصان پہنچاؤں. تو یہ عادتیں جو ہیں، یہ اختیار کی گئی جو عادتیں ہیں، لائکنگ یا ڈس لائکنگ یا انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، جو آپ نے وقتاً فوقتاً اپنے دماغ میں فیڈ کی یا اپنے اکاؤنٹ میں بھری، دماغ کے اکاؤنٹ میں میموری میں فکس کی، یہ سب کانشیس مائنڈ تا زندگی آپ کو اس کی ارج دیتا رہے گا. تو اس میں اچھی چیزیں جمع کریں. ہم نیکسٹ اگلے حصے اس کے نروس سسٹم کے آتے ہیں، دیٹ از اسپائنل کارڈ.
हमारा स्ट्रक्चर किसका है? हड्डियों का। दिमाग उस पे खड़ा है और हमारे पाँव भी उस पे हैं, और ये हड्डियां 7 चीज़ों से बनी है, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट। विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड विच वी टेक फ्रॉम द डाइट। और जब हम उसमें से कुछ चीज़ें पूरी नहीं कर पाते, यानी अपने अकाउंट में हम इससे खर्च भी रोज़ करते रहते हैं, जब भाग दौड़ करते हैं तो ये चीज़ें खर्च भी होती हैं, और डाइट के रास्ते अपने अकाउंट में ये चीज़ें जमा भी करते रहते हैं। लेट से दूध पीते हैं तो कैल्शियम मिलती है। विटामिन डी अगर सुबह और शाम की अल्ट्रा वायलेट रेज में बैठते हैं तो आपको विटामिन डी मिलती है। इसी तरह बाकी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो आपके अकाउंट के अंदर आपको वो चीज़ें डालनी हैं जिन चीज़ों का आपकी हड्डियां मजमूआ है। नाज़रीन, ये कमज़ोरी तब शुरू हो जाती है जब इनमें से कुछ चीज़ में कमी आती है। मुझे एक हल्की सी में एग्जाम्पल देने की ज़रूरत यहाँ महसूस हो रही है। ये छत, आप सब लोग घरों में रहते हैं, अगर छत में से स्टील आपका कमज़ोर हो जाए तो क्या होता है? वो स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है, और आपका स्ट्रक्चर तो खड़ा ही हड्डियों पे है। जब हड्डियां कमज़ोर होंगी, इसमें स्पाइनल डिजेनरेशन आएगी, तो क्या आपका स्ट्रक्चर कायम रह सकेगा? तो इसमें वो चीज़ें डिपॉजिट कीजिए ना जिसमें इसमें कमी हो गई है। यानी लेट्स से को 6 मंथली या जब आपको तकलीफ हल्की सी हो, अपना ब्लड चेक कराइए और उसमें देखिए कि किन चीज़ों की कमी हो गई है। जब ये स्पाइनल डिजेनरेशन शुरू होती है तो 3 हिस्सों में होती हैं। फेज 1 एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, हड्डी स्ट्रेट होने लगती है, स्ट्रक्चर स्ट्रेट होने लगता है, जो उसमें कर्व है वो कम होने लगता है। और फिर फेज 2 में हड्डियां खुल जाती हैं, फासले बढ़ जाते हैं, कहीं क्लोज हो जाते हैं, कहीं बढ़ जाते हैं, कमज़ोर होने लगती हैं। और तीसरे फेज में वो हालत होती है जो कहते हैं कि बुढ़ापे में गिरे और हड्डियां टूट गई। बुढ़ापे में गिरे और हड्डी टूट गई। तो क्यों इतनी कमज़ोर? हमने क्यों अपना अकाउंट करना है, अपने स्ट्रक्चर का अकाउंट करना है कि वो इतना बुरा कमज़ोर हो जाए कि हम उसकी इस्लाह नामुमकिन हो सके, या अगर इस्लाह हो तो फिर तकलीफ़ के साथ हो। एक दफ़ा प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। प्रॉब्लम्स की बात आई तो मैं उसमें गुजारिश ये करूँगा, जब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो उसमें सबलक्सेशन आ जाती है। लेट्स से अगर C1 C2 से अगर आपकी हड्डियों में कमज़ोरी आ गई है तो अक्सर लोगों को सर दर्द रहने लगती है। C1 C2 से चेहरे पे खिंचाव होने लगता है। इवन पैरालिसिस जो मुंह का है, चेहरे का है, मिग्रेन जो है वो C1 C2 से आती है। छठे मोहरे में जब सबलक्सेशन, जब नर्व्स खिंचाव पैदा करती हैं, हाथों से काम तो करते रहते हैं ना, हम सारा दिन करते रहते हैं, तो इसमें जब सबलक्सेशन आएगी तो आप उसमें क्या होगा कि उसमें फिर आपका बाजू कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। इसमें गर्दन, कंधों और बाजुओं का दर्द आने लगेगा, और कुछ सूरतों में तो यहाँ तक दर्द आएगा कि आपका बाजू फ्रोजन शोल्डर की तरफ चले जाएंगे और आप पूरा इनसे काम ले ही नहीं सकेंगे, क्या उठा भी नहीं सकेंगे। और कुछ लोगों को कॉलर लगे देखा होगा गर्दन पे कि वो अपनी गर्दन तक उठा नहीं सकते, या उनका स्ट्रक्चर इतना कमज़ोर हो गया और उसके बाद मिस अलाइनमेंट हो गई। आप अपनी गाड़ी को एक फिक्स पीरियड के बाद या एक फिक्स माइलेज के बाद ले जाते हैं कि उसकी ट्यूनिंग हो जाए, तो अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस क्यों नहीं करते? आप इसका अकाउंट क्यों नहीं चेक करते कि किन चीज़ों की कमज़ोरी है और इसकी मिस अलाइनमेंट कहाँ पे आ गई? मिस अलाइनमेंट कहाँ पे आ गई कि आपको ये दर्दें आने लगी? दर्द तो हर एक बंदे को महसूस हो जाती है ना, हर एक को महसूस हो जाती है उठने बैठने में कि यहाँ पे स्ट्रेस आ रही है। ये पट्टे कमज़ोर होने लगते हैं जब इनमें ब्लड पूरा नहीं जाता। आपके रूह रवा हमारा ब्लड है, फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन नहीं जाती फ्रॉम हेड टू टो, जिस हिस्से में नहीं जाएगी उस हिस्से में कमज़ोरी आने लगेगी। इसी तरह अगर L3 से आया सबलक्सेशन, तो उस सूरत में आपके घुटने, सेक्सुअल ऑर्गन्स ये सारे वीक होने लगे। और अगर L4 5 में यही सबलक्सेशन आई तो उस सूरत में आपके घुटने के अलावा आपकी टांगें मुतासर होने लगी, लोअर बैक मुतासर होने लगी, आपके पाँव मुतासर होने लगे। यानी कुछ लोग कहते हैं कि हाथ और पाँव सुन्न होने लगते हैं। तो हाथ और पाँव सुन्न कब होंगे? जब इसमें पूरा खून नहीं आएगा। हाथों में पूरा खून नहीं आया C6 से तो हाथ सुन्न होंगे ना, उंगलियां कमज़ोर होंगी ना, बाजुओं ने काम करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते जाएंगे। उनकी खुराक उनको नहीं मिल रही, उनका पेट्रोल उनको नहीं मिल रहा, उनका फ्यूल उनको नहीं मिल रहा। और इसी तरह पाँव कब सुन्न होंगे, टांगे कब सुन्न होंगी? जब उनका फ्यूल पूरा नहीं मिलेगा। और जब लंगड़ाहट, कुछ लोगों को लंगड़ा के चलते देख के होगा, शियाटिक नर्व है, इट कुड बी वन साइडेड, इट कुड बी बायलेटरल। तो उसमें जब सबलक्सेशन आ जाती है तो प्लीज गो इमीडिएटली टू द एक्सपर्ट।
एंड एक्सपर्ट इज योर डॉक्टर। या डॉक्टर, या आप अपना MRI कराइए, अपना फिजिकल चेकअप कराइए, या किसी कायरोप्रैक्टर के पास तशरीफ ले आइए। वो जो मिस अलाइनमेंट उसकी आ गई है, आपकी गाड़ी की भी तो मिस अलाइनमेंट हो जाती है, आप उसकी अलाइनमेंट कभी कभी कराते हैं ना, तो इसकी गाड़ी, आपकी गाड़ी भी चल रही है, ये गाड़ी भी चल रही है, सारा दिन दौड़ धूप करती है, सारा दिन आपके लिए काम काज करती है, सारा दिन आपके लिए अर्न करती है, आप जो चाहते हैं वो काम करती है। तो इसकी भी तो अलाइनमेंट कराने के लिए आपको ज़रूरत है ना। आप अपनी गाड़ी की, कार की अलाइनमेंट कराते हैं, तो इसकी अलाइनमेंट कराने की भी ज़रूरत है। दैट इज़ विद कायरोप्रैक्टर। ही कैन एडजस्ट योर स्पाइन, ही कैन रिमूव योर सबलक्सेशन, ही कैन अलाइन इट, ही कैन अलाइन इट टू द एक्सटेंट कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह रहे, रिफ्लेक्सेस पूरी तरह काम करते रहे, दिमाग उनको पूरा काम करता रहे, क्योंकि नर्वस सिस्टम आपका मेन हिस्सा है जो पांचों हिस्सों की मदद से जो असिमुलेट करती है, दिमाग को पास करती है और वापस रिफ्लेक्सेस होती हैं और ब्रेन कंट्रोल करता है। एंड दैट इज थ्रू द मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। तो इन सब को अलाइनमेंट की ज़रूरत है। गाड़ी की अलाइनमेंट नहीं, आपकी अपनी बॉडी की अलाइनमेंट भी ज़रूरी है, और इसकी अलाइनमेंट कराने को अब वक्तन फ़क्तन टाइम निकालिए। मैं अब आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कुछ सूरतों में जब सबलक्सेशन आ जाती है तो कायरोप्रैक्टिक तरीके से बगैर मेडिसिन और बगैर सर्जरी के कैसे अलाइनमेंट की जाती है। स्टे विथ मी।